हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्यूटोरियो। और इस चैनल में आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स पार्ट 1 पार्ट 2 सारे चैप्टर्स आपको इस चैनल में मिलेंगे, ठीक है। और इसके पहले भी हमने थियोरी पर कुछ वीडियोस बनाए हैं। एज यू नो कि हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इसके हमने कवर किया था ग्रेविटेशन, फोर्स एंड मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केपलर्स लॉ एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को। तो पहले हम बात करेंगे केपलर्स लॉ की, ठीक है। अब केपलर्स आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा 8th 9th में, बट आप अभी 10th में जरूर सुनेंगे इसे। केपलर्स लॉ मतलब एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे केपलर्स, जोहानस केपलर्स इनका पूरा नाम था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लैनेट्स को बहुत ऑब्जर्व किया। प्लैनेट्स कुछ मोशंस परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर बहुत स्टडी कर रहे थे वो, ठीक है। बट आप सबको पता है कि जो पहले बहुत पहले प्रीवियस सेंचुरी की बात करते हैं, 16th सेंचुरी के पहले की बात करेंगे अपन, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन लोग के पास कोई भी गैजेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था स्पेस को ऑब्जर्व करने का, ठीक है। तो वो लोग कैसे ऑब्जर्व करते थे प्लैनेटरी मोशंस को? विद देयर नेक्ड आईज, मतलब बिना किसी गैजेट के। बट आज आप बताइए, आप अगर सिटी में रहते हैं तो आप सिटी में देख सकते हैं कि आपको अभी मून भी नहीं दिखते हैं और कभी कभार स्टार्स भी नहीं दिखते हैं। दिखता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन है। बट ये आप अगर टाउन या विलेज में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि वहां पर स्काई बहुत ज्यादा, नाइट विजन जो होता है स्काई का वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन कम है और ग्रीनरी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्काई विजन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम प्रीवियस सेंचुरीज की बात करें तो वहां पर कोई भी गैजेट नहीं था। बट उनमें से एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना होगा, इनका नाम गैलीलियो, राइट। गैलीलियो के बारे में आपने सुना है कि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, किस चीज का इन्वेंशन किया था? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। और आप सबको पता है कि टेलीस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लैनेट अर्थ पर रहकर हम स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैग्नीफाइंग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो की इस पर्टिकुलर इन्वेंशन की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प मिली और उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट किया। किसके रिगार्डिंग? स्पेस के रिगार्डिंग, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, इनके मोशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। उनमें से एक केपलर्स भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो प्लैनेट्स ये सारा क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब सारे प्लैनेट जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं सन के आसपास, ये लोग एक प्रॉपर लॉ फॉलो कर रहे हैं। और यही लॉज को वो बताने के लिए उन्होंने अपने कितने लॉज बताए हैं? 3 लॉज बताए हैं प्लैनेटरी मोशन पर, और वो 1 बाय 1 अभी हम समझने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब केपलर्स के फर्स्ट लॉ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शेप के बारे में बताना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि केपलर्स के फर्स्ट लॉ में उस शेप के बारे में जिक्र किया गया है, तो आपको पहले वो शेप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो तो टेक्स्ट बुक में आप देखते हो कि एक कोन बना हुआ है, और अगर आप एक कोन को ऊपर से पैरेलली, मतलब इस सरफेस से पैरेलली अगर कट करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर आपको कैसा शेप मिलता है, सर्कुलर शेप मिलता है। कैसा शेप मिलेगा? अगर आप ऊपर से देखोगे, इस पर्टिकुलर कोन को कट करके अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, एक सर्कुलर शेप दिखता है, ठीक है। बट अगर मैं इसी कट को अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेती हूँ, इंक्लाइन करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसे टिल्ट कर कट कर देते हैं, तो कट करने पर आपको शेप कैसा दिखने वाला है? अब अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको शेप कैसा दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। और इसी शेप को पता है क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इस शेप को इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इलिप्स वर्ड है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब ये जो शेप है, इस शेप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, वो ये है कि मुझे आप पहले इलिप्स पे बात करने के पहले मैं थोड़ा सा सर्कल के बारे में आपसे कुछ पूछूं कि सर्कल में कितने सेंटर्स होते हैं? आप सब बोलेंगे मैम एक ही सेंटर होता है, करेक्ट है। सेंटर, ये सर्कल के पास क्या होता है, सर्कल शेप के पास सिर्फ एक सेंटर होता है। बट हम इलिप्स की जब बात करते हैं तो इलिप्स के पास क्या होता है, 2 सेंटर्स होते हैं। ये इसकी खास बात है,
कि इलिप्स के पास क्या होते हैं, दो सेंटर मतलब दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब ये दो फोकस का क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये अपन फर्स्ट लॉ में समझ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट लॉ में आपको देखने मिलेगा। तो हमको क्या समझ में आया कि इलिप्स एक टाइप का शेप है और ये शेप के पास क्या होते हैं, दो सेंटर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स टेक F1 एंड F2, लेट्स टेक F1 एंड F2। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ की तरफ जाएंगे। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse, is an ellipse with sun at one of the foci, at one of the foci। अब ये क्या है मैम, फोकाई क्या है, अब जो मैंने आपको बताया ना F1 F2, लेट्स टेक अगेन अ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन इसके लिए इलिप्टिकल वाला। ठीक है, अब समझेंगे। आप मुझे बताए कि जो सन है ये सन के आसपास क्या होता है, सन के आसपास क्या होता है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं तो ये एक पाथ फॉलो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। आप ज्योग्राफी पढ़ चुके, आपको पता है ये सब चीजें कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर बराबर रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, आप मुझे बताएंगे कि आपने कभी ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम का डायग्राम इस तरीके से बनाया है या फिर इस तरीके से बनाया है, फर्स्ट या सेकेंड? बट ऑब्वियसली अब सेकेंड टाइप का जो फिगर है ऐसे ही आप सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्यों, ये क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है। ये जो ऑर्बिट्स है ना प्लैनेट के, ये सर्कुलर नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं। इलिप्टिकल मतलब इलिप्स का ही एक नाम है, इलिप्टिकल। ठीक है, जैसे हम सर्कल का क्या बोलते हैं, सर्कुलर, वैसे ही इलिप्स का इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल पाथ, मतलब इनके जो ऑर्बिट है ये कैसे है, इलिप्टिकल है। समझ में आ गया ये? ठीक है, इसके अलावा मुझे एक और एक चीज आपको बतानी थी कि ये जो इलिप्टिकल शेप है इसी के वजह से अपन ना प्लैनेट अर्थ पे नंबर ऑफ सीजन्स देखने मिलते हैं। सीजन्स पता है आपको, समर, विंटर, रेनी, और ये कैसे, आप ज्योग्राफी में सब चीजें पढ़ चुके हो कि बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के वजह से ही हमको ये सारे सीजन देखने मिलते हैं। क्योंकि देखो, अगर जब प्लैनेट सन के पास में चले जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी होने लगती है, मतलब कौन सा सीजन आता है, समर सीजन आता है, राइट। और जैसे जैसे प्लैनेट अर्थ अगर सन से दूर जा रहा है वैसे वैसे आपको विंटर, रेनी, ये सारे सीजन देखने मिलते हैं। तो ये सीजन हमें क्यों देखने मिलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू आवर लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, मतलब एक प्लैनेट है, इसका जो ऑर्बिट है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। कैसा है इसका शेप, इलिप्स है। कैसा है शेप, इलिप्स है। विथ सन, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब मैंने बोला था कि इलिप्स, इलिप्टिकल शेप जो होता है या इलिप्स जो शेप होता है इसके पास क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं। और यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि एट वन ऑफ द फोकाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए कि सोलर सिस्टम, स्पेस में या यूनिवर्स में कोई कैमरा छूटा हुआ है जिससे हमको पता चलेगा कि सन कौन से प्लेस पर है, फोकस 1 पर है या फोकस 2 पर है, नहीं, राइट। तो इसीलिए उसने बोला है कि सन कोई भी दोनों में से एक फोकस पर होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट लॉ बहुत ही इजी है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। और ये लॉ जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही अपने आंसर्स में भी लिखना है, क्योंकि आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है, द लाइन joining planet and sun, the line joining planet and sun sweeps equal area in equal interval of time। अब देखो
सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसा ट्रिकी लगेगा पढ़ते वक्त, बट आप जब समझ जाएंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा क्या है, इजी है। ठीक है, तो इसके लिए भी वापस हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसा है, फिर से हमने कैसे इलेप्टिकल ऑर्बिट बना दिया और यहाँ पर क्या बनाया हमने, सन। ठीक है, अब मुझे बताइए ये लेट्स टेक कि ये जो प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट अभी कौन से पोजीशन पर है, ए प्लेस पर है, ए पोजीशन पर है। और हम लोग स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन, मतलब सन और प्लैनेट के बीच में लेट्स अज्यूम कि एक लाइन जॉइन हो रही है। ठीक है, और ये लाइन जॉइन हो रही है। अब फॉर श्योर कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक ही जगह पे रुके रहते हैं क्या, नहीं, ये रोटेशन करते करते आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशन करते करते मान लेते हैं कि प्लैनेट कहाँ पहुंच गया, बी प्लेस पर। ठीक है, अब बी प्लेस पर पहुंच गया मतलब इसने क्या किया, इतना एरिया कवर कर लिया, ए से बी तक का क्या किया, एरिया कवर कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए ए से बी जाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको कुछ सेकंड्स तो लगते हैं, मतलब टाइम लगता है। और यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये जो प्लैनेट है ये तो रोटेशन कर रहा है, रोटेशन मतलब मोशन में है, और मोशन है मतलब टाइम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्लैनेट है ये ए से बी पहुंचने के लिए इसने क्या लिया, टाइम लिया, कुछ तो भी टाइम लिया। ठीक है, और जब उसने अपना टाइम लिया तो उसने सन के साथ में क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया। क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया। अब मान लेते हैं ये घूमते 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 ये वाले प्लेस पर आ गया, इसको मान लेते हैं सी, और फिर ये और आगे रोटेशन परफॉर्म करते करते कहाँ पहुंच गया, पॉइंट डी पर पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट सी और पॉइंट डी, यहाँ पर भी कुछ एरिया कवर होगा फॉर श्योर, है ना, और सी से डी पहुंचने के लिए भी इसको क्या लगेगा, कुछ टाइम। समझ में आ रहा है आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है घर से स्कूल जाने के लिए, और फिर आप मान लेते हैं स्कूल से आप ट्यूशन जा रहे हो तो स्कूल से ट्यूशन जाने के लिए भी आपको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी प्लैनेट को ए से बी जाने के लिए कुछ टाइम लगा और उसने क्या किया, कुछ एरिया कवर कर लिया। ठीक है, अब अपना स्टेटमेंट जो है, ये जो लॉ है ये क्या बोलता है कि अगर उसको ए से बी जाने के लिए मान लेते हैं 2 आवर्स लग गए, मतलब उस प्लैनेट को कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि सी से डी, मतलब मान लेते हैं कि वो प्लैनेट को सी से डी पहुंचने में भी कितने घंटे लग गए, 2 आवर्स लग गए, 2 घंटे लग गए। और ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो पहला पॉइंट कवर जब करता है तो मान लेते हैं इसने एरिया कुछ कवर किया, लेट्स टेक 500 किलोमीटर स्क्वायर कुछ कवर किया। तो आप मुझे बताइए कि जब इसने ए से बी पहुंचने के लिए 2 घंटे लिया तो सी से डी पहुंचने के लिए भी इसने 2 घंटे लिया है। अब इसके अलावा भी एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए हर एक प्लैनेट का अपना टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है या नहीं होता है ना, क्योंकि आपको पता है प्लैनेट अर्थ अपने ही आसपास घूमने के लिए, मतलब खुद का ही रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, और पूरा सन के आसपास घूम के आने के लिए कितने दिन लेता है, 365 डेज। ये कभी बदलता है क्या, जैसे समझ लो आज प्लैनेट अर्थ बोलते हैं कि नहीं आज मैं सिर्फ 12 घंटे घूमूंगा, चलेगा ऐसे नहीं, तो वो क्या करते हैं एक फिक्स टाइम पर रोटेशन करता है। तो प्लैनेट का जो मोशन है, जो टाइम है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इसकी मतलब स्पीड फिक्स है। तो अगर ए से बी पहुंचने के लिए उसने 2 घंटे लिए, ठीक है, और उसने कितना एरिया कवर किया उतने टाइम में 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि सी से डी पहुंचने के लिए उसने वापस 2 घंटे लिए, तो एरिया कितना लिया होगा इसने, एग्जैक्टली 500 किलोमीटर स्क्वायर ही लिया होगा। क्योंकि जब 2 घंटे में वो 500 किलोमीटर स्क्वायर कवर कर सकता है, तो अगर मैं दूसरे पॉइंट पर भी बोल रही हूँ कि सी से डी पहुंचने के लिए भी उसने 2 ही घंटे लिया, तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा, 500 ही कवर किया होगा। समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। दोनों का जो टाइम है वो क्या रहेगा, सेम, दोनों एरिया भी सेम कवर करेंगे, और वो एरिया कवर करने को उसको जितना टाइम लगेगा उतना ही सेम टाइम दूसरे टाइम पर भी लगेगा, मतलब दूसरे पार्ट में भी उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आया? तो ये सेकंड स्टेटमेंट दिखता तो बहुत ट्रिकी है, बट है कुछ भी नहीं। वापस हम एक बार समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स
स्वीप्स मतलब कवर करना, स्वीप्स इक्वल एरिया मतलब ए से बी पहुंचने के लिए उसने कुछ एरिया कवर किया और सी से डी पहुंचने के लिए भी कुछ एरिया कवर किया है, तो ये दोनों जो एरिया उसने कवर किया है उनका टाइम क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल पर कवर करता है वो। समझ में आ गया। अब ऐसे हम थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। थर्ड लॉ तो बहुत इजी है, क्योंकि थर्ड लॉ पता है आपको किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फिर से हम डायग्राम बना लेंगे कि यहाँ पर सन है, ठीक है, और सन के आसपास में प्लैनेट रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जो प्लैनेट है अगर ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है सन के आसपास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना टाइम लिया, कितना पीरियड था, तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना टाइम लिया उसने, 365 डेज लिया है प्लैनेट अर्थ ने अर्थ के आसपास, सन के आसपास रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो जो थर्ड लॉ है वो भी यही बोलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंटली। कैसे, देखो, द स्क्वायर, वो बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ period of revolution is directly proportional to cube of mean distance cube of mean distance from planet to sun। देखो कितना आसान है। अब जैसा बोल रहा है बस वैसे लिखना है आपको थर्ड लॉ में भी। देखो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो प्लैनेट है और ये क्या है, सन है, ठीक है, तो इस प्लैनेट को घूमने के लिए कुछ टाइम लगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये कैपिटल टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और वो बोलता है कि प्लैनेट और सन के बीच में क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस को उसने किससे बताया है, स्मॉल आर। किससे बताया है, स्मॉल आर। तो देखो स्टेटमेंट, अब ये दोनों लेटर से हम लोग क्या बनाएंगे, थर्ड लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे। द स्क्वायर मतलब पावर में स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टी, तो हमने लिख दिया टी। देखो the square of period of revolution is directly proportional का साइन, proportionality का साइन ऐसे होता है, ठीक है, तो is directly proportional to cube का मतलब क्या होता है बेटा, 3, ठीक है, cube of mean distance from planet to sun, mean distance मतलब small r। तो देखो स्टेटमेंट क्या बनता है, square of period of revolution is directly proportional to cube of mean distance from planet to sun। ठीक है, और यही है केपलर्स का थर्ड लॉ। इसको थोड़ा सा अपन फॉर्मुलेट और करना चाहेंगे इक्वेशन में। कैसे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है, आपको पता होगा मैथ्स में कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा रहे हैं, जैसे कि टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ में क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे, और आर क्यूब को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर हमने क्या लिखा, इक्वल्स टू के, और के का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आता है, कांस्टेंट मतलब जैसे कि मैंने बोला पाई की वैल्यू कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होती है, 3.14 फिक्स है ना उसकी वैल्यू, तो वैसे ही के की भी वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया इक्वल्स टू के साथ। ठीक है, तो हमारे लिए नेक्स्ट फॉर्मूलेट होके क्या बन गया है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। दिख रहा है आपको, हमने क्या किया, ये जो आर क्यूब है इसको टी के पास लेकर आ गए, तो क्या बन गया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये 3 लॉ कवर किए केपलर्स के 3 लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बताता है, आपको ऐसे ही दिमाग में रखना है कि फर्स्ट लॉ हमें इलिप्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इलिप्स मतलब ऑर्बिट के बारे में। और सेकेंड में आपको याद रखना है कि ये एरिया एंड टाइम के बारे में बात करता है, कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड में आपको याद रखना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन
एंड मीन डिस्टेंस, मतलब टी और आर का रिलेशन। तो आपको 3 लॉ समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पहले एक चीज और समझाना चाहूंगी आपको कि जब केपलर्स ने ये 3 लॉ हमें बताए कि ये केपलर्स के जो 3 लॉ है ये हमें पता चले, तो केपलर्स के दिमाग में एक थॉट था कि ये तो बात पक्की है कि प्लैनेट्स कुछ लॉ फॉलो कर रहे हैं, बट ये क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो इसी का जवाब देने के लिए न्यूटन्स ने क्या किया, बहुत रिसर्च की, और रिसर्च करने पर क्या पता चला, एक नया टॉपिक जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि ये लोग, ये जो प्लैनेट्स है ये क्यों लॉ फॉलो करते हैं। तो वो टॉपिक का नाम क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। अब न्यूटन्स के बारे में आपको पता है कि मतलब पहले जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किए थे उसके बाद में बहुत ज्यादा डेटा आ गया था प्लैनेटरी मोशन पर, और केपलर्स ने भी उसी डेटा को स्टडी करते हुए 3 लॉज बताए थे, राइट, प्लैनेटरी मोशन पर। तो न्यूटन ने क्या किए, इन 3 लॉज को स्टडीज किए, केपलर्स की थ्योरी को स्टडीज किए, और उसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी बनाई। किसके ऊपर थ्योरी बनाए थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर एक थ्योरी बनाए थे। और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, मतलब न्यूटन ने इनके ऊपर एक थ्योरी बनाए थे, जो केपलर्स ने हमको 3 लॉ बताए उसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी बनाए थे। वो थ्योरी का नाम क्या था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ऊपर में थ्योरी थी, और वो थ्योरी ये बोलती है कि एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब every object in universe, every object in universe, every object in universe applies a definite force, applies a definite force, applies a definite force, ठीक है। अब क्या होता है कि every object in universe attracts each other। हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे पर क्या लगाता है, एक डेफिनेट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, डेफिनेट फोर्स। अब वो डेफिनेट फोर्स कैसा, चलो अपन एक छोटा सा ऐसे डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये मास m1 है और ये मास m2, मतलब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। अब 2 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, मास होता है ना कुछ, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 एंड m2, ठीक है। अब इनके बीच में आपस में क्या है, एक डिस्टेंस है, इनको एक डिस्टेंस पे रखा गया है, दिख रहा है आप लोग को एक डिस्टेंस पे, और उसको हमने किससे बता दिया, स्मॉल d से बता दिया, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू थियोरी अगर हम बात करें तो वो क्या बोलती है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में एक डेफिनेट फोर्स लगाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। और फोर्स क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, आपस में एक डेफिनेट फोर्स लगाते हैं, डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लेते हैं कि इनका फोर्स एक F1 रहा और यहाँ से एक फोर्स F2, मतलब लेट्स टेक अ कॉमन F, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक और एक स्टेटमेंट इन्होंने बोला था, एक लॉ थ्योरी में बताया गया था क्या, कि एवरी दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, ये जो फोर्स है, हमने क्या बोला कि यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड क्या बोलता है कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, और फोर्स और मास का रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो आपको ये स्टेटमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन को देखकर ही स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है जिसकी भी इनवर्सली आप बता रहे हो उसको 1 में लिख दो। क्या लिख दो? 1 में लिख दो। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका डिस्टेंस का रिलेशन फोर्स के साथ कैसा मिलेगा आपको? इनवर्सली। कैसे मिलेगा? इनवर्सली। अब इसी को थोड़ा सा अगर अपन फॉर्मूले अरेंज कर लेते हैं तो ये ऐसे बन जाता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर एफ एफ कॉमन है तो हमने क्या लिखा? एफ को वैसे का वैसे ही लिख दिया और बीच में कौन की साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी की साइन भी वैसे ही लिख दिया। अब ऊपर में देखो क्या मिल रहा है हमें? मास m1 इंटू m2 और अपॉन में हम क्या लिख देंगे? d स्क्वायर। तो हमने क्या किया? बस ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो हमने राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर दिया। तो कैसे किया इक्वल? देखो m1 अपॉन m2 अपॉन d स्क्वायर। अब आपको इसके जस्ट केपलर्स लॉ में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था मैंने? कि हम जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं और इसको हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? एक कांस्टेंट के साथ निकालते हैं। मतलब इसकी जगह पर किसी को तो आना पड़ेगा, है ना? तो वो कौन आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो वो कौन सा कांस्टेंट है वो देख लीजिए। f इज इक्वल्स टू, अब बताओ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट लिखा? कैपिटल G। और बाकी जो वैल्यू है m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर कौन आ गया है? इक्वल्स टू G। अब ये जो G है, ये G क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो G है, अब मैंने बोला G कांस्टेंट है और आपको भी पता है कि कांस्टेंट बोला मतलब इसकी कोई तो वैल्यू फिक्स होगी। करेक्ट। तो G की वैल्यू क्या होती है? G की कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, फिक्स वैल्यू जो आपको भी लर्न करके रखनी पड़ेगी। क्या है? बहुत ही सिंपल है वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको ये जो यूनिट है, इसको यूनिट बोलते हैं ना, मतलब हम लोग जी को किससे मेजर कर रहे हैं, तो ये जो यूनिट, अगर आपको प्रॉब्लम है ये यूनिट कैसे निकालना है तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसको यूनिट कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल है बहुत। आप कैसे निकालोगे यूनिट? आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग कैसा यूनिट निकालने वाले हैं? ऐसा यूनिट। आपको पता है कि हम कोई भी यूनिट, कोई भी क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट्स भी लगाते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, केजी, ग्राम, राइट। तो ऐसे हमारे पास दो टाइप के यूनिट होते हैं। एक होता है SI और एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट बोलते हैं उसे। तो हम लोग अभी ये जो G की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको यूनिट दिख रहा है, ये कैसा है? SI यूनिट है। कैसा यूनिट है बेटा? ये SI यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको आप कैसे निकालने वाले हो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो आपको किसकी वैल्यू निकालना है? G का यूनिट निकालना है, यूनिट। ठीक है। तो आप G को क्या करोगे? जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं हम? अकेले कर देते हैं। तो बाकी सबको शिफ्ट करेंगे तो फोर्स के पास कौन आ जाएगा? डी स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो m1 m2 इसके साथ में कैसे थे? मल्टीप्लीकेशन में थे, तो ये इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवीजन में आ जाएंगे। तो हम G को इधर ही रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू m2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम? न्यूटन में। तो न्यूटन के लिए हमने क्या लिखा? N। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर्स। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट में हम लोग क्या लेते हैं? मीटर को स्टैंडर्ड मानते हैं। किसको मानते हैं? मीटर को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो मास है, मास हम लोग
दो इसमें मेजर करते हैं, केजी और ग्राम में, बट ये दोनों में से ऐसा यूनिट कौन है, केजी, ग्राम नहीं है। ऐसा यूनिट कौन है, केजी है। तो हम यहाँ पर केजी कितने बार लिखेंगे, यहाँ भी एक बार केजी लिखेंगे और दूसरे मास के लिए भी क्या लिखेंगे, केजी। तो केजी केजी का क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, केजी स्क्वायर। तो देखो अपना भी यूनिट आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और देखो ऐसा ही यूनिट हमने यहाँ पे लिखा है, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिख रहा है आपको। तो हमने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट का यूनिट निकाल लिया। देखो कितना आसान है। अब आज के बाद अगर कभी आपको यूनिट निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से यूनिट निकाल लोगे। समझ में आया। ऐसा यूनिट को याद में रखेंगे कि एसआई में कौन से यूनिट्स आते हैं और बस आप सॉल्व करते जाओगे, आपको उसका यूनिट पता चल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पढ़ते हो इसके तो आपको ये यूनिट में कंफ्यूज कर देता है कि ये कभी माइनस बता देगा या कभी कुछ बता देगा, मतलब शफल करके लिख देगा। तो आपको करेक्ट यूनिट पता होना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसके आगे एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमको पता चल गया कि दैट F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये कैसे बनाया बेटा, मैंने स्पेरिकल बनाया है। स्पेरिकल समझते हैं आपको, जैसे आप कोई भी एक बॉल को देख लो तो बॉल कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। तो अगर स्पेरिकल है तो इसके लिए हम लोग इसका जो फोर्स है वो कहाँ से एक्ट करेगा, सेंटर से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा स्पेरिकल है तो उसका फोर्स कहाँ से लगेगा, सेंटर से लगेगा, ठीक है। और उसका डिस्टेंस भी, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी ले रहे हैं हम, किसके लिए, स्पेरिकल के लिए। यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, स्पेरिकल के लिए। अगर मुझे ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेना है तो मैं कहाँ से लूंगी, उनके सेंटर से लूंगी। कहाँ से लेंगे हम लोग उसका डिस्टेंस, सेंटर से लेंगे। और उनका फोर्स भी कहाँ से अप्लाई होगा, सेंटर से अप्लाई होगा। क्योंकि स्पेरिकल में क्या होता है, पूरा मास इक्वली डिवाइड होता है। क्या होता है, पूरा मास इक्वली डिवाइड होता है। अब मैं बात करती हूँ इर्रेगुलर शेप की। किसकी बात करूंगी मैं, इर्रेगुलर शेप की, ठीक है। इर्रेगुलर के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इर्रेगुलर शेप है, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसे इर्रेगुलर शेप है। अब यहाँ पर आप बता पाएंगे कि इसका सेंटर कहाँ पर है, नहीं। तो आपको पता, देखो इरेगुलर शेप की जब भी हम बात करेंगे कि अब शेप तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो पूरा स्पेरिकल हो सकता है या तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं या इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है और वो कहाँ से लगता है, उनके सेंटर से। बट इरेगुलर के लिए वो लगता है उसके सेंटर ऑफ मास से। अब मैम ये सेंटर ऑफ मास क्या है, अब आप सिंपल से एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है। अगर आप अभी खड़े हो, ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी का वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है, आपके फुट्स पर, है ना, आपके पाँव पर। आपके जो पाँव है उसके ऊपर क्या हो रहा है, पूरे बॉडी का वेट डिपेंड कर रहा है अभी। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ, आपके फुट पर। जो आपका फुट होता है ना, वहां पर क्या हुआ, आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का मीनिंग ये होता है कि जहां पर पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है तो पूरे ऑब्जेक्ट का मास कौन से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। समझ में आया, पूरे बॉडी का मास कोई एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो इरेगुलर के लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे कि इरेगुलर के लिए जो फोर्स लगेगा वो कहाँ से लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास से लगेगा। कहाँ से लगेगा, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से लगेगा। और उसका डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करेंगे हम, उसका डिस्टेंस भी हम सेंटर ऑफ मास से ही मेजर करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए भी हम कहाँ से मेजर करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास से ही मेजर करने वाले हैं। समझ में आया इतना पॉइंट। ये दो पॉइंट थोड़े से आपको इंफॉर्मेटिव तरीके से समझाना जरूरी था, क्योंकि हम जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब कोई रेगुलर हो सकता है, कोई इरेगुलर हो सकता है, इसीलिए ये पॉइंट को क्लियर करना जरूरी था। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और एक पॉइंट है जो डिस्कस करना है मुझे इस टॉपिक में, दैट इज कि अगर मान लो ये जो मास है, अगर मास, इसका रिलेशन अपन ने कैसे लिखे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अगर मास, ये जो कंप्लीट मास है, अगर ये 2 से बढ़ता है, किससे बढ़ रहा है बेटा, 2 गुना बढ़ रहा है, तो फोर्स भी कैसा बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये आपस में कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है क्या होता है कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, अगर ये बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड का टर्म भी बढ़ेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि एक टर्म डाउन जा रहा है तो दूसरा टर्म भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा। डायरेक्टली मतलब तू अगर वो बढ़ रहा है, दूसरा अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड वाला टर्म भी बढ़ेगा। अगर ये कम होता है तो ये भी कम होगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में क्या पता है अपने को, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है बेटा, डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बोलती हूँ कि डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनवर्सली का मतलब है उल्टा। अगर एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा टर्म क्या होगा, कम होगा, उल्टा जाता है उसके टर्म्स में क्या होता है, अपोजिट जाता है। ठीक है, तो इनवर्सली में हमको ध्यान रखना है कि अगर एक टर्म नीचे जाता है तो दूसरा टर्म ऊपर जाता है, अगर दूसरा टर्म ऊपर जा रहा है तो ये जो पहला वाला टर्म है क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अपोजिट तरीके से खेलते हैं। इनवर्स में क्या होता है, अपोजिट जाते हैं, और डायरेक्ट में क्या होता है, तुम अगर ये राइट साइड बढ़ता है तो लेफ्ट साइड भी बढ़ता है। समझ में आ गया? और इनवर्सली में एक टर्म अगर नीचे जाता है तो दूसरा टर्म ऊपर जाता है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को मैं और थोड़े तरीके से बताऊंगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो ये बोलता है कि मान लो अगर डिस्टेंस क्या होता है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ये जो फोर्स है ये 4 टाइम्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, 4 गुना कम। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स कम होगा उससे। समझ में आया? ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमारे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये दो पॉइंट को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। वो ये बोलते हैं कि अगर मासेस 2 गुना ज्यादा बढ़ते हैं तो फोर्स भी 2 गुना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बट अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना डिक्रीज होगा। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को स्टॉप करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा लेक्चर में, हमने पढ़ा केपलर्स के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे हमने, क्विक रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था ऑर्बिट के बारे में। कौन सा ऑर्बिट, इलिप्स वाला ऑर्बिट, राइट। और सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एरिया एंड टाइम के बारे में, कि स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, याद है। और थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड लॉ में हमने पढ़ा टाइम, दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस का क्यूब। याद है आपको ये रिलेशन, हमने ये वाला थर्ड लॉ पढ़ा था। ठीक है, ये हो गए 3 लॉ। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें हमने देखा दैट एफ मीन्स इट इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। F is equals to कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और G को हमने क्या बताया यहाँ पर, इट इज सेड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको प्रॉपर्ली अगर नाम देखा जाए तो उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू है, क्या है इसकी वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छे से वैल्यू ध्यान में रखनी है। ये इसकी कौन सी वैल्यू हो गई, एसआई वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है। समझ में आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट में इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज टॉपिक स्टॉप करेंगे। आई होप आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। और अगर आपको ये चीजें, आपको ये वीडियो, ये कंटेंट बहुत पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे बहुत अपने फ्रेंड्स में, जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्द हम मिलने वाले वापस कुछ नए कंटेंट के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियोस देखते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।